हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप टीजीटी लेवल पे साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस को टारगेट कर रहे हैं या आप DSSB नेचुरल साइंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर एचटेट में टीजीटी साइंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 6 to 8 का जो एग्जाम होता है, इनमें से किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप EMRS या AES किसी में भी जिसमें आपका टीजीटी साइंस का कंटेंट यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों को ये कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। और आज इस सीरीज का यहाँ पे है डे 10, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे आप वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर को मैं वाइंड अप कर रही हूँ। यानी कि आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ पावर का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, इस टॉपिक को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। और ये सेशन अगर आपको यहाँ पे पसंद आता है, इसके पहले के सेशंस आप यहाँ पे देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, जिसमें आपको वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा जो कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं और टीजीटी साइंस के यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे हैंड रिटन पेड नोट्स भी यहाँ पे रेडी किए हैं जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करती है विथ योर एग्जाम कंटेंट। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को डेमो और जो कंटेंट लिस्ट है यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पावर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया। अब पावर की अगर मैं बात करूं कि बेसिकली पावर होता क्या है, तो पावर बेसिक हम किसको बोलेंगे कि किस रेट से आप किसी काम को कंप्लीट कर रहे हो। आप लोग अगर क्लास 9th के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं वर्क एनर्जी चैप्टर को, तो उसमें पावर करके टॉपिक मेंशन नहीं किया गया। टॉपिक का नाम ही क्या दिया गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि जिस रेट से, जिस क्षमता से आप कह लीजिए आप अपने काम को खत्म करते हो, जिस स्पीड से, वो आपकी क्या कहलाती है, वे आपकी कहलाती है पावर। अब पावर को एनर्जी के साथ लिंक करके आपके एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अगर हम पावर के यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी अगर हम बात करें, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वर्क अपॉन टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं वॉट। या फिर अगर हम इसके फॉर्मूले से यहाँ पे बनाएं, तो जैसे कि हमें पता है कि वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड्स, तो जूल पर सेकेंड भी इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे मानी जाती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर के बराबर होगा, तो ये 746 वॉट के यहाँ पे बराबर होता है। ये ऑलरेडी यहाँ पर DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हुआ हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एचटेट के एग्जाम में भी यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जैसे कि हम यहाँ पे पावर के टॉपिक को कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो इसके फॉर्मूले से बनेगा। अगर मैं कहूँ कि पावर का फॉर्मूला क्या है, तो पावर का फॉर्मूला है आपका वर्क अपॉन टाइम। और मैंने आप लोगों के साथ जब वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया था, तब मैंने बताया था कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो वर्क के जो हम लोगों के सामने डायमेंशन फॉर्मूला आया था, अगर हम वर्क की यूनिट देखें तो यहाँ पे वर्क की यूनिट हो जाएगी L2 M T-2 और टाइम की यूनिट होगी T। इस हिसाब से पावर की जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका L2 M T-3। जो है ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है किसका, पावर का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और बेसिक अगर हम पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होगा, तो ये 1000 वॉट के यहाँ पे बराबर होगा। और साथ ही साथ
ये जो 1 किलोवाट होता है ये 1 यूनिट के भी बराबर होता है। जैसे आपने जब बिजली का बिल कभी भरा होगा तो आपने सुना होगा कि कितने यूनिट में हमारे बिल आए, तो ये हमारे टर्म यहाँ पे उस समय यूज किए जाते हैं। अब आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि पावर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एनर्जी के साथ मर्ज करके आपके एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे आपको इन्हें टैकल करना है, तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूंगी। अब देखिए, क्वेश्चन आपको इस लैंग्वेज में पूछा गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने टीजीटी के पेपर से यहाँ पे आप लोगों के लिए उठाए हुए हैं। अब अगर हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोगों से क्या पूछ रखा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि जिसके ऊपर पावर कितना बता रखा है, इसका पावर हमें यहाँ पे बता रखा है 500 वॉट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर कितना बता रखा है, 500 वॉट यहाँ पे बता रखा है। और ये पूछ रखा है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर इसे कितने घंटे चलाया जाए, अगर इसे 10 घंटे यहाँ पे चलाया जाए। अब सिंपल सी बात है कि आपको एक चीज समझना होगा कि जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें जो यूनिट्स हैं वो क्या दे रखी है। अगर ऑप्शन में जो आपकी एनर्जी है वो आपको किलोवाट की फॉर्म में दे रखी है तो आप पावर को भी यहाँ पे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। पर यहाँ देखिए, ये आपको पावर जो है वॉट में और टाइम जो है हार्स में दे रखा है। तो आप इसे यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंड्स में मुझे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले हार्स को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 66 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 सिक्स कितना हो जाएगा, 6 सिक्स हो जाएगा आपका 36, और 3 जीरो है तो आप 3 जीरो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये चीजें मेंशन कर दी। अब जैसे मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसका पावर के साथ यहाँ पे क्या लिंक होता है। एनर्जी होता है आपका पावर इनटू टाइम, और ये आपके कमर्शियल यूनिट में यहाँ पे आपका यूज किया जाता है। ये जो यूनिट है, ये जो हमने डिस्कस किया 1 किलोवाट जो है, ये आपका यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर होता है। ये क्या है, ये एक कमर्शियल यूनिट है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसे यहाँ पे कन्वर्ट करूं तो देखिए, कन्वर्ट क्या करूं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो ये आ जाएगा आपका 1500 वॉट, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है 36,000 हम लोगों को यहाँ पे जो है टाइम यहाँ पे सेकेंड्स में दे रखा है। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 10 की पावर 5 में इसे यहाँ पे अलग कर सकती हूँ। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 15 और 36 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और हमें यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लगाएंगे, हम जूल की फॉर्म में इसे आंसर को यहाँ पे निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप एनर्जी जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें पूछ रखा है कि फाइंड द एनर्जी, अब इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको एनर्जी किस फॉर्म में निकालनी है, एनर्जी निकालनी है किलो वॉट हार्स में। यानी कि पावर कैसी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए किलोवाट में, और टाइम कैसा होना चाहिए, हार्स में, यानी कि घंटों में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन किया जाए तो आपको उसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे बता रखा है कि जो यहाँ पे डिवाइस है वो कितने हैं, टोटल 4 अलग अलग डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कितने देर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दिन में 10 घंटे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो डिवाइस है उनकी पावर कितनी है, 500 वॉट ईच, यानी कि 4 पंखे मान के चलिए कि 4 पंखे घर में चलाए जा रहे हैं। चारों पंखों की जो पावर है वो है 500 वॉट, और ये जो चारों पंखे हैं ये घर में कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे चलते हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगी। सबसे पहले अगर मैं पावर देखूं तो एक यहां पर अगर पंखे की बात करें तो एक पंखे की पावर कितनी है, 500 है। पंखा मैंने ऐसे बोल दिया, फैन ऐसे बोल दिया। ये 500 जो है ईच लिखा हुआ है, यानी कि हर किसी की पावर कितनी है, 500 है। और ऐसे अगर मेरे पास देखें तो कितने डिवाइस है, टोटल 4 डिवाइस है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम 4 से इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 कितना होता है, 5 4 होता है 20, और ये 2 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दिया वॉट। अभी भी एक चीज गौर करिएगा कि ये किस में है, अभी भी आपका वॉट में दे रखा है, किलो वॉट में मैंने कन्वर्ट नहीं किया। इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। टाइम कितना है, टाइम मेरे पास कितना दे रखा है, 10 घंटे यहाँ पे दे रखा है। तो 10 घंटे में इस तरीके से मेंशन कर सकती हूँ। अब मुझे आप बताइए कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका
पावर इनटू टाइम। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि पावर इनटू टाइम जो है इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। और एक चीज यहाँ पे यहाँ 5 4 जा 20 और 2 0 लगा के यहाँ पर हमारा इस तरीके से 2000 आ जाएगा। पावर जो है वो 2000 आ जाएगा, तो मैंने 2000 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पावर की जगह मैंने पावर की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज और गौर करना होगा कि मुझे ये अभी भी मेरे पास क्या है, अभी भी मेरे पास वॉट में दे रहा है। इसके अलावा अगर हम टाइम देखें तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 घंटे का। बट आपका ये जो आंसर आ रहा है, ये फाइनल आंसर, एक चीज गौर करिएगा, पावर कैसी है, पावर अभी वॉट में है और टाइम है आपकी घंटों में। और आपको आंसर कैसा चाहिए, आपको आंसर किलो वॉट हार्स में चाहिए। तो किलो वॉट हार्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 0 से 3 0 चला जाएगा और ये आ जाएगा 20 किलो वॉट हार्स, और जिसको आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जिसको हम 20 यूनिट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इस तरीके से आपके पावर के कुछ बेसिक चीजें हम लोगों से पूछ जाती हैं, जैसे कि इसकी एसआई यूनिट हो गया, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, साथ ही साथ 1 किलोवाट जो है कितने के बराबर होगा, 1 किलोवाट जो है 1 यूनिट के बराबर है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। और इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछे हैं। अब देखिए, इसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा था, मैं कोलिजन थ्योरी जो आप लोगों की है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल उस टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ताकि वो टॉपिक भी आपका अच्छे से यहाँ पे कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी, और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कंजर्व होगी आफ्टर कोलिजन भी। तो देखिए, यहाँ पर जो इलास्टिक कोलिजन के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 केसेस देखे कि बिफोर कोलिजन अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट जिनका मास है आपका ma और mb, दोनों के दोनों जो हैं अपनी अपनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसे VAI या फिर VBI के नाम से इसे डिनोट किया गया है। अब होगा क्या कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगी, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराएगी और इसके बाद आफ्टर कोलिजन ये अपनी अपनी फाइनल वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब इन केसेस में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, इसकी इक्वेशन ये बनेगी। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि मोमेंटम जो होगा वो आपका कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व है, इट मींस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल होता है आपका P और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम पहले ऑब्जेक्ट की बात करें और यहाँ पे हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे ले लिया, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा। मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर ले लिया तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली एक ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से आती है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनेगा ½ mv²। तो देखिए, यहाँ जो इक्वेशन हमारी रेडी की गई है उसमें आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिख जाएगी, और इस साइड यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही ऑब्जेक्ट की यहाँ पे दिख जाएगी। और ये दोनों क्या है, इनिशियल और फाइनल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों की इक्वल है। तो इस तरीके से आपको ये 2 इक्वेशन जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा इलास्टिक कोलिजन है उसमें 2 और इक्वेशन है जो कि हम लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि पहली वाली बॉल, फर्स्ट बॉल की जो आपकी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है। तो यहाँ पर आपको इसकी डेरिवेशन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका बस आपको इक्वेशन यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, एम ए माइनस एम बी, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को आप माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को ऐड करना है। यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी लेनी है आपको पहले वाले ऑब्जेक्ट की +2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आप लेंगे मास जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का है, डिनोमिनेटर में दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को प्लस करके, और इनिशियल वेलोसिटी लेनी है यहाँ पे बॉल बी की। तो इस तरीके से एक इक्वेशन अगर आपको यहाँ पे याद हो जाती है तो दूसरी इक्वेशन याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सेम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर हमें दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पता करनी है, तो यहाँ बीच में इक्वेशन में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाला टर्म जो था वो वाला टर्म इधर स्विच हो जाएगा, और वेलोसिटी जो है बॉल बी की वो बाद में ही रहेगी। बॉल ए की वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो हम पहले लेंगे, और ये वाला टर्म जो है आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पे जब हम फाइनल वेलोसिटी रखें ए की, तो यहाँ पे मास हम किसका लेंगे, बी का लेंगे, और जब हम फाइनल वेलोसिटी बी का निकालेंगे तो यहाँ मास किसका लेंगे, ए का। ये इक्वेशन जो है ये आपको जस्ट यहाँ पे लर्न होनी चाहिए, बिकॉज अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे इससे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए कि आप कोलिजन के बाद यहाँ पे बताइए कि फाइनल वेलोसिटी ए की कितनी होगी, तो आपको इक्वेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके अलावा ये जो इलास्टिक कोलिजन है इससे रिलेट करके आपसे और क्या पूछा जाता है, इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जो इलास्टिक कोलिजन है इसका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस ये किसके लिए यूज़ किया जाता है ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और उसके बाद हम इसका देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन का कितना होता है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस है ये आपका ई से डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली होता है आपका जो दूसरी वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी को हम फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी से माइनस करते हैं, और डिनोमिनेटर में आप इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए की बॉल बी से यहाँ पे माइनस करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस आता है। अब आप कहेंगे कि क्या हमें ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस आपका निकलता है इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि है 1। इसकी वैल्यू यहाँ पे याद करनी है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे, आप यहाँ पे आंसर देंगे 1। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे अब हमें इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बता रखा है। इन इलास्टिक कोलिजन में सिंपल सी बात है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या होती है, वे आपकी कंजर्व नहीं होती है। ये एक बात ध्यान से सुनिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये आपकी कंजर्व नहीं होती, बट मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहता है। क्या चीज़ कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मतलब इनिशियल और फाइनल सेम नहीं होती, जैसे कि नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे लगाया गया है। बट मोमेंटम इसमें भी आपको क्या दिखेगा, मोमेंटम आपको भी कंजर्व दिखेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उनको हम साथ में ऐड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन से कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बता रखा है जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें अगर आपको, क्योंकि देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसमें वेलोसिटी जो है, देखिए दोनों ही केसेस में, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का केस देखें चाहे आप मोमेंटम का केस देखें, इसमें फाइनल वेलोसिटी को एक ही टर्म के फॉर्म में यूज़ किया गया है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में हमने VA VB इस तरीके से हमने डिनोट किया था, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक ही वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जरा पीछे देखिए। यहाँ पर देखिए इलास्टिक कोलिजन में
फाइनल वेलोसिटी जो है हम बॉल ए की भी अलग निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी बॉल बी की भी अलग निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो है अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव किया है और दोनों में यहाँ पे जो चीज़ें थी वो कंजर्व रही थी। बट इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जो होती है एक ही रहती है। इस केस में याद रखिएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, मास ले लेंगे पहले वाले ऑब्जेक्ट का, इसके अलावा वेलोसिटी ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, जिसे यहाँ पे VAI, या फिर आप इस तरीके से कंफ्यूज होते हो तो इसकी जगह U भी आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। तो U आपकी इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे मास हमने ले लिया बॉल बी का और इनिशियल वेलोसिटी ले लिया यहाँ पे हमने किसका, यहाँ पे बॉल बी का। मतलब बॉल ए और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी भी आपको इस तरीके से लेनी है। डिनोमिनेटर में दोनों के मासेस को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। बट इससे पहले जो मैंने पीछे यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस आपको बताया था, अगर सेम यहीं पे आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस यहाँ पे पूछ लिया जाए तो ये कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस जो होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन में, जो कि E से डिनोट किया जाता है, वे कितना होता है? वे होता है आपका 0। तो बेसिकली आपको ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में याद क्या रखना है? इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में ये याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। मोमेंटम देखिए इनिशियल फाइनल बराबर है, काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल फाइनल दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन थोड़ा सा इलास्टिक कोलिजन की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी बॉल ए बॉल बी दोनों की निकाली जा रही है। बट अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉल जो होता है आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी साथ में मर्ज होके जा रही है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है कि एक बॉल है जिसका जो मास है वो कितना है, वो है आपका 4 kg। तो यहाँ पर ये जो मास है ये बॉल ए का वो क्या दे दिया, वो दे दिया 4 kg। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अब वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो आपका 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कोलिजन से पहले का बता रखा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी बता रखी है, यानी कि UA जो है वो कितना दे रखा है, UA आपको 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब ये जो बॉल बी है, बॉल बी का मास कितना है? बॉल बी का मास हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, बॉल बी का मास यहाँ पे हम लोगों को 6 kg दे रखा है। अब हम लोगों को इतनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि बोथ बॉल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों बॉल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी इफ द बॉल स्टार्ट मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है ये, दूसरी बॉल है ये, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और दोनों के दोनों आपके टकरा गए, और टकराने के बाद दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है वो कितनी बन गई, वो बन गई आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। अब कॉमन वेलोसिटी किस केस में बनती है, अभी मैंने आपको बताया था, ये आपकी इन इलास्टिक कोलिजन में बनती है। याद रखिएगा कि आपकी इलास्टिक कोलिजन में दोनों के दोनों की जो आपकी मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, दोनों कंजर्व रहती है, दोनों अपने अपने वेलोसिटी से मूव करते हैं। बट यहाँ पर एक वर्ड देखिए, कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी से सिर्फ और सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन में मूव किया जाता है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को ज़्यादा आपको फोकस कर रही थी। तो ज़रा हम थोड़ा साइड जाते हैं और इक्वेशन को अपने यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन देखूँ तो इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी वर्ड से मुझे पता चल गया ये इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ आपकी कंजर्व रहती है,
यहाँ पर मैंने आपको अभी पढ़ाया कि यहाँ पर आपकी मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करती हूँ तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MA/UA प्लस MB/UB और इक्वल के बाद दोनों के मासेस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और दोनों के मासेस को ऐड करके जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो कॉमन वेलोसिटी मतलब यहाँ पे ए बी इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिए कॉमन वेलोसिटी। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, यानी कि जो आपको नहीं दिया था, जो मैं ये टिक कर रही हूँ इसको। तो अब मास क्या है बॉल ए का, ये है आपका 4 × 5। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए मास जो बॉल बी का है वो है 6। आपको यू बी यहाँ पे निकालना है, यानी कि किस वेलोसिटी से बॉल बी जो है वो मूव कर रहा था। दोनों के मासेस को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कॉमन वेलोसिटी कितने दे रखी है, कॉमन वेलोसिटी यहाँ पे 8 दे रखी है। तो आप इसे यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 6 को यहाँ पे रहने देंगे। इसके अलावा ये कितना हो जाएगा 80, और 80 में से अगर हम यहाँ पे 4 5 से कितना होता है 20। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, और आपको पता है जो 6 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी आएगी बॉल बी की वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर/सेकेंड। जैसा कि मैंने कहा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको क्लियर भी हुआ होगा कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे कि ये आपका इलास्टिक कोलिजन का केस है या इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। कभी भी कोलिजन के बाद अगर कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो यानी कि वो दोनों बॉडी मर्ज हो रहे हैं, तो इन इलास्टिक कोलिजन है और इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि जो मास है आपका बॉल ए का वो कितना है, वो है आपका 1 kg। तो जो आपको क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जो आपका मास है ए का वो कितना है, 1 kg है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपकी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है आपकी 2 मीटर/सेकेंड। वो कोलाइड करता है डायरेक्टली विथ अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है। और इसकी अगर हम यहाँ पे जो यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके मास देखें तो यह है 2 kg, और यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन दे दिया कि ऑब्जेक्ट जो था स्टेशनरी था, यानी कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, वो स्टेशनरी था, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आपको क्वेश्चन में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको आपको यहाँ पे पिक करना होगा इस तरीके से। अब आगे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि कम्स टू रेस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे वो टकरा रहे हैं उसके बाद उनके इम्पैक्ट से वो रेस्ट पे आ गए। द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर द इम्पैक्ट। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि दोनों के दोनों कॉमन वेलोसिटी से उसके बाद मूव कर रहे हैं, तो ये किस केस का हो जाएगा, ये आपका इलास्टिक कोलिजन का केस यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप मैं ये 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किए हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। मोमेंटम अगर आपका कंजर्व रहता है, दोनों बॉडी के इम्पैक्ट के बाद भी मोमेंटम जो होगा वो तो कंजर्व रहेगा। अगर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व करते हुए इस क्वेश्चन के इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और इस क्वेश्चन के इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का केस है, कैसे पता चला, कॉमन वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि टकराया वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे रेस्ट पे आ गया, इस तरीके से बोल रहे हैं। अब वेलोसिटी निकालनी है सेकेंड बॉल की हमें, फर्स्ट बॉल तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया था, ये चीज़ बोली जा रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इस तरीके से, मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको गौर करनी है, यहाँ पे हमें बोला गया कि टकराने के बाद जो बॉल ए है वो आपका रेस्ट पे आ गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ये तो आपका 0 था ही, शुरुआत से ही 0 था, यानी कि बॉल ए मूव करता हुआ आ रहा था, बॉल बी से टकराया,
जो कि रेस्ट पे था और बॉल ए बेचारा रेस्ट पे हो गया, यानी कि अभी ये जो है ये मूविंग पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपकी 0-0 हो गई। मास बॉल ए का कितना है 1 है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, और इक्वल के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका मास जो बॉल बी का है वो है 2, और ये आपको निकालना है कि इम्पैक्ट के बाद कितना हुआ। तो यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बाकी चीज़ें तो 0-0 हो गई, ये हो जाएगा 1 2 2 और ये इधर आके डिवाइड होगा। इट मीन्स आपका जो वेलोसिटी बॉल बी की आएगी वो कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपसे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप ये सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।